हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 2 तक आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट की हमने बना दी है, वहां पर आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट जो कवर कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर कर रहे हैं और ये आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट तीसरा ये रहेगा। अब तक हम 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। आपके एग्जाम में भी काफी कम टाइम अब बचा हुआ है, जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर, दोनों जगह इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और गाइस, पहले की जो पीडीएफ है ये हमने टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों जगह पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इन जगह पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है। इसके अलावा हमारी आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इससे अच्छी टेस्ट सीरीज और इससे ज्यादा टेस्ट आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर करीबन 300 के समथिंग कंटेंट आपको मिल रहा है इसमें, टेस्ट और पीडीएफ सारी चीजें मिलाकर। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब टेस्ट डले हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता दें, आपके लिए काफी अनाउंसमेंट है, काफी स्पेशल। देखिए, आबकारी आरक्षक की स्पेशल तैयारी के लिए आप सभी को बताइए कि भारत का जो करंट अफेयर है इसमें आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और भारत का जो पूरा करंट अफेयर है हम हमारे इस नए चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं, एग्जाम टाउन चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, जहां से आप इस पर जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप 100 के फॉर्मेट में क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं और काफी स्पेशल चैनल आपके लिए ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस, ये देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। क्लियर है? इसके अलावा थोड़ी सी और चीजें हम आपको बता दें। देखिए, उज्जैन जो है ये बेसिकली काल गन्ना के लिए जाना जाता है। काल गन्ना के लिए उज्जैन जाना जाता है, आप सभी को बताइए। काल गन्ना का प्रमुख केंद्र उज्जैन माना जाता है। और उज्जैन से ही 41 किलोमीटर की दूरी पर, उज्जैन से 41 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है, डोंगला गांव। डोंगला गांव, और यहाँ पर ये जो डोंगला गांव है यहीं पर पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला जो है स्थापित की गई है। तो ये डोंगला गांव में की गई है, उज्जैन से 41 किलोमीटर की दूरी पर। और गाइस, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की वेधशाला है, इंटरनेशनल लेवल की। और ये जो वेधशाला स्थापित की है ये किसके द्वारा की गई है? तो ये वेधशाला की है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है मध्य प्रदेश का, जिसको मैप कॉस्ट बोला जाता है। मैप कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, मैप कॉस्ट जिसको बोला जाता है ना, तो इसके द्वारा ये स्थापित की गई है, मैप कॉस्ट के द्वारा। याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने इसको स्थापित किया है। इसमें करीबन 3 साल का टाइम लगा स्थापित करने में और करीबन 8 करोड़ के लगभग इसमें जो रुपए हैं ये खर्च हुए हैं। तो ये याद रखिएगा थोड़ी सी चीजें। देश की पहले रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहां पर है? उज्जैन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहां स्थापित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी जो स्थापित है ये बावई में है। बावई हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये बावई में है। एक और चीज हम बावई से रिलेटेड आपको कवर करवा दें। गाइस, अभी हाल ही में बावई का जो नाम है, बावई का नाम ये बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या किया गया है? इसका नया नाम किया गया है माखन नगर। माखन नगर इसका नया नाम कर दिया है। किसके नाम पर किया गया है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर इसका नाम माखन नगर कर दिया गया है। अच्छा, माखन नगर इनके ही नाम पर क्यों किया गया है? माखन नगर माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर इसलिए किया गया है क्योंकि ये बावई जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्मस्थान है, जन्मस्थली है, इसीलिए इसका नाम माखन नगर किया गया है। तो याद रखिएगा, बावई में प्रदेश की पहली या मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी स्थापित है। थोड़ी सी और चीजें हम कवर करवा दें आपको। देखिए, ये आपकी जो मंडी है, रेशम मंडी, ये 25,000 किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़ने के लिए बेसिकली स्थापित की गई है ना। और इसके अलावा ये उस टाइम पर प्रस्तावित थी, बट क्वेश्चन अगर आज के फॉर्मेट में अगर हम कवर करें तो यहाँ पर ककून जो फार्म है ये भी स्थापित किया गया है इसके साथ में ही, रेशम मंडी के साथ में। और गाइस, इसके आसपास के जो 10 गांव हैं इनमें रेशम गांव इनको बनाया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर प्रोजेक्ट अभी चलाया जा रहा है, प्रस्तावित था पहले। तो याद रखिएगा, बावई के बारे में थोड़ी सी चीजें। अभी हाल ही में होशंगाबाद जो शहर है, होशंगाबाद जिला, इसका नाम भी होशंगाबाद जिला, इसका नाम भी बदला गया है और नया नाम किया गया है नर्मदापुरम। तो ये जो बावई आता है ये आपका नर्मदापुरम जिले या होशंगाबाद जिले में ही आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं? मध्य प्रदेश के जो विधि पुरुष कहलाते हैं इनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे,
पंडित कुंजीलाल दुबे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा सदस्य अध्यक्ष की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर, है ना, स्पीकर आप इनको बोल सकते हैं, अध्यक्ष आप बोल सकते हैं, तो ये कौन थे? ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे ही, और इनको ही विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, इनका आई थिंक आप सभी नाम जानते ही है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गिरीश गौतम। गिरीश गौतम इनका नाम है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संबंध में दिए गए युग्मों में से गलत युग्म को छांटना है आपको। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा, देखिए राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय मछली महासीर है, और राजकीय पशु दूधराज है। ये सभी सही है। ये वाला बी वाला जो है, ये राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये अशोक दे रखा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर राजकीय जो वृक्ष है ये हम आपको बता दें बरगद है ना, अशोक नहीं है, ये क्या है? बरगद है। तो यहाँ पर हमसे गलत युग्म का पूछा है कि गलत युग्म को छांटिए। हमने गलत युग्म छांट लिया, बी वाला है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ही रहेगा। क्या रहेगा? बी वाला ही रहेगा हमारा सही जवाब। अब आपको याद रखना है, बारहसिंगा जो है राजकीय पशु है, राजकीय मछली महासीर है, राजकीय पक्षी जो दूधराज है, और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बरगद है। क्या है? बरगद। याद रखिएगा। राजकीय पुष्प की पूछे तो सफेद लिली है। राजकीय नाट्य कौन सा है? ये मार्च मध्य प्रदेश का होता है। ये सभी चीजें स्पेशली बता रहे हैं आपको, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछी जाए तो आप 110% इनको सही करके आए। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इंदौर से भोपाल के बीच में। इंदौर से भोपाल के बीच में हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देश का सबसे बड़ा या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, आप अब देश का सबसे बड़ा होगा तो मध्य प्रदेश का तो सबसे बड़ा होगा ही, सही है ना। तो देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बनाने की योजना जो है ये चलाई जा रही है, और ये इंदौर से भोपाल के बीच में बनेगा। और इसमें 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर फूल और सब्जी की खेती भी की जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा आधुनिक तकनीक से यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, जो ग्रीन हाउस है ये बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर के अंतर्गत ही विकसित या डेवलप की जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी आबकारी आरक्षक पटवारी इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया है तो इनके डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मध्य प्रदेश की, पटवारी की भी और आबकारी आरक्षक की भी। क्योंकि इतना कंटेंट कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। यहाँ से पूरा आपका मध्य प्रदेश का करंट जीके कवर हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर यहाँ से आपका हो जाएगा इसी बुक से, क्योंकि ये 2022 की है, जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट इसमें डाला है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। पूरी डिटेल आपको कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम करंट की अपडेट सबसे पहले अपडेट करते हैं, तो टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत कहां पर है? प्रदेश की सबसे बड़ी जो जिला अदालत है ये आपकी भोपाल में है। भोपाल हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, यहाँ पर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत है, याद रखिएगा। और ये न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत मानी जाती है। तो याद रखिएगा भोपाल हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? देखिए सतपुड़ा की जो रानी कहा जाता है ये पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसको? पंचमढ़ी को ये बोला जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पंचमढ़ी कहां पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो आती है ये आपकी कहां पर आती है? होशंगाबाद जिले में आती है। होशंगाबाद जिले में आती है। वापस से हम आपको बता दें, इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। हो सकता है होशंगाबाद जिला आपको ना दे, अब पूछा जाए कि पंचमढ़ी किस जिले में आती है और नर्मदापुरम ऑप्शन में दे रखे, तो आपको उस हिसाब से ही थोड़ा सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाया करें, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। क्लियर है? तो सतपुड़ा की जो रानी है पंचमढ़ी को कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जो है हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी को हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी, तो ये आई थिंक आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र कहाँ है? देश का पहला बायोमास गैसीफायर जो संयंत्र है ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है। बैतूल हमारे यहाँ से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर लकड़ी घास की बिजली के लिए स्पेशली ये बायोमास गैसीफायर जो है
ये लकड़ी घास की बिजली इसको बोला जाता है। और इस तरह का ये और लकड़ी घास की बिजली बनाने का संयंत्र है ये बेसिकली। और ये जो है बैतूल का एक गांव है कसई गांव, कसई गांव यहाँ पर लगाया गया है। तो देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र जो लगाया गया है ये बैतूल जिले के कसई गांव में लगाया गया है, याद रखिएगा। और ये किस लिए लगाया गया है, तो लकड़ी घास की बिजली बनाने के लिए बेसिकली ये संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि बैतूल में किया गया है। इसके अलावा बैतूल जो है स्पेशली जाना जाता है मुल्ताई के लिए। मुल्ताई, अब मुल्ताई क्या है, मुल्ताई एक स्थान है जहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है यहाँ से, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है ये मुल्ताई से ही हुआ है जो कि बैतूल जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के किस स्थान को सर्वप्रथम शामिल किया गया। देखिए विश्व धरोहर स्थल में सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का स्थान शामिल हुआ था ये हुआ था खजुराहो को। खजुराहो हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आप याद रखिएगा खजुराहो जो है ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आते हैं, छतरपुर जिले में आते हैं। खजुराहो के जो मंदिरों हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और कब से कब तक करवाया था, तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। और इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। छतरपुर जिला स्पेशली किसके लिए जाना जाता है, खजुराहो के मंदिरों के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट जो चीजें थी वो हमने आपको बता दी है खजुराहो से रिलेटेड। बाकी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की अगर हम बात करें तो देखिए खजुराहो को यूनेस्को की जो साइट है इसमें कब शामिल किया गया था, तो 1986 में शामिल किया गया था, 1986 में, 1986 में। उसके बाद में किसको शामिल किया गया, उसके बाद में सांची को किया गया था, है ना। उसके बाद में भीमबेटका को किया गया था। तो सांची को किया गया था 1989 में और भीमबेटका को किया गया था वर्ष 2003 में। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे 110% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब ये सांची कहाँ पर आता है, तो सांची आता है रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के। और भीमबेटका कहाँ पर आता है, तो ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही आती है भीमबेटका की गुफाएं। और सांची जो है आप सभी को पता ही है, सांची के स्तूप, ये स्तूप है। और खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका एक गुफा है। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए तीनों क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति घोषित हुई थी 1989 में, 1989 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। खेलों के समुचित विकास के लिए बेसिकली मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली नीति घोषित की थी और ये की थी 1989 में। और सबसे नवीनतम नीति की अगर हम बात करें तो ये 2005 में घोषित की गई थी। तो 2005 सबसे नवीनतम रहेगा। और अगर आपसे पूछे जाए कि प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई थी, तो ये 1989 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा जो परिषद है इसका नया नाम है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2005 की नवीन खेल जो नीति है, हमने अभी आपको बताया है, रिकॉल करवा दे थोड़ा सा। 1905 में जो नवीन खेल नीति मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी, तो देखिए 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य जो क्रीड़ा परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण को लाया गया अस्तित्व में। तो याद रखिएगा ये जो आया था ये नवीन खेल नीति थी 2005, इसके तहत इसको लाया गया था खेल प्राधिकरण को। तो आप याद रखिएगा राज्य क्रीड़ा परिषद का जो नया नाम है ये मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है, खेल गांव का शिलान्यास इस तारीख को किया गया था। खेल गांव का जो शिलान्यास किया गया था ये किया गया था अप्रैल 2007 में। अप्रैल 2007 हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, भोपाल में देखिए खेल राजधानी के रूप में इसको विकसित किया गया है। और यहाँ पर इसके उद्देश्य से करीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल गांव निर्मित किया गया है ना। और इसका शिलान्यास किसने किया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ये किया था इन्होंने अप्रैल 2007 में, 5 अप्रैल को किया था इन्होंने 2007 में। तो याद रखिएगा खेल गांव जो विकसित किया गया है ये भोपाल, राजधानी भोपाल में ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है। देखिए निम्नलिखित क्रिकेटरों में से, यानी आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही जवाब जाएगा ये अमित कुरैशिया की साइड जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा अमित कुरैशिया, यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इनका जो संबंध है ये इंदौर से है, इंदौर से इनका संबंध है। और ये जो है ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने वनडे मैच तो खेले हैं लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेले हैं भारत की तरफ से, टेस्ट मैच में वे शामिल नहीं हो सके हैं। तो याद रखिएगा ये अमित कुरैशिया ये जो कि मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी है और इंदौर से इनका संबंध है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नरेंद्र हिरवानी की, तो नरेंद्र हिरवानी जो है और मुश्ताक अली और राजेश चौहान, है ना,
तो मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी और राजेश चौहान, ये तीनों जो हैं ये भारत की तरफ से टेस्ट मैच खेले हैं, बाकी अमेय खुरासियाई नहीं खेले हैं। अगला क्वेश्चन है गोटमार का मेला या गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित होता है। गाइस यहाँ पर आपको खेल दिख गया है वर्ड। अगर आपसे पूछे जाए कि गोटमार का मेला कहाँ प्रचलित है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये जो गोटमार का मेला है ये मेला भी इसको बोला जाता है और इसको एज अ खेल भी बोला जाता है। अब ये गोटमार क्या है ये हम थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल में बता दें, बट उससे पहले इसका राइट आंसर हम आपको पहले बता दें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। गोटमार का जो खेल प्रचलित होता है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में होता है। छिंदवाड़ा हमारा सी ऑप्शन का इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अब देखिए गाइस यहाँ पर गोटमार जो है ये एक प्रचलित प्रथा है जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जाम नदी के तट पर आयोजित होता है। और यहाँ पर एक पाडुरना गांव है, यहाँ पर ये मेला बेसिकली आयोजित होता है, गोटमार मेला। यहाँ पर गाइस एक प्रथा है उसके तहत ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, गोटमार का जो मेला लगता है ये छिंदवाड़ा जिले में लगता है, जाम नदी पर लगता है। यहाँ से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था, इनका नाम बताना है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था, तो इनका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा कैप्टन मुश्ताक अली। यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पर कैप्टन मुश्ताक अली यानी सैयद मुश्ताक अली भी इनको बोला जाता है और कैप्टन मुश्ताक अली भी इनको बोला जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शंस में मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। हमको सैयद मुश्ताक अली मिला है तो हमको यही पर लगाना है, ऑप्शन सी पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। मुश्ताक अली जो है ये मध्य प्रदेश के क्रिकेटर है और विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। याद रखिएगा इंदौर से इनका संबंध रहा है, इंदौर से क्रिकेट खिलाड़ी है मुश्ताक अली। और गाइस एक और चीज याद रखिएगा आप, 1936 में भारतीय टीम ने खिलाड़ी के रूप में शतक बनाया था और इंग्लैंड में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया ये पहला शतक था। याद रखिएगा पहला शतक ये था। और इसके अलावा नरेंद्र हिरवानी की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध क्रिकेटर है ये, आप सभी आई थिंक इनको जानते होंगे। और इन्होंने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में करीबन 8 विकेट लेकर अनोखा रिकॉर्ड इसमें बनाया था, है ना। तो याद रखिएगा मुश्ताक अली और नरेंद्र हिरवानी दोनों को। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है। देखिए ये कोच को स्पेशली दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रशिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए। गाइस 1994 में ये स्थापित किया गया था, 1994 में विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। और यह पुरस्कार ऐसे खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके हम थोड़ी सी एलिजिबिलिटी भी इसकी बता दें ताकि आपको याद रहे। देखिए ऐसे खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जाता है जिसने विगत वर्षों में यानी कि न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को पिछले वर्षों में विगत वर्षों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को कम से कम 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो और उनको ये दिया जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें दे रखा है, ये कैसे दिया जाता है। तो राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, ये जो है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा हमने सारी डिटेल आपको बता दी है, आप स्पेशली इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसमें से कलचुरी जो राजवंश है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी चालुक्य, काकतीय और प्रतिहार इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। कलचुरी राजवंश जो था इसने मध्य प्रदेश में शासन, देखिए यहाँ पर कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है तो चालुक्य, कलचुरी राजवंश है मध्य प्रदेश से संबंधित। चालुक्य, काकतीय और प्रतिहार ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। एक और चीज हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कलचुरी जो राजवंश है इसने शासन किया है और इसने कहां पर शासन किया है गाइस, इसने एक तो महिष्मती है, आपको पता होगा महिष्मती जो कि महेश्वर के अंतर्गत आती है महिष्मती, है ना। तो महिष्मती में इसने शासन किया है। इसके अलावा त्रिपुरी जो है जो कि आपकी कहां पर आती है, जबलपुर के अंतर्गत आती है। जबलपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले त्रिपुरी इसको बोला जाता है। तो इस तरह का जो क्षेत्र है महिष्मती और त्रिपुरी, यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर कलचुरी जो वंश है इसने शासन किया है, राजवंश नहीं। और इसके साथ ही रतनपुर एक स्थान है, रतनपुर कलचुरियों का विवरण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा चालुक्य हो गए, काकतीय हो गए और प्रतिहार हो गए, इनका कोई भी वर्णन मध्य प्रदेश के संबंध में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, देखिए सारोमारो का बिल्कुल था, रूपनाथ का बिल्कुल सही था और गुर्जरा का ये भी मिलता है मध्य प्रदेश में। तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख ये सारोमारो, रूपनाथ और गुर्जरा
इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश से था। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है। क्लियर है। और यहाँ पर हम थोड़े से चीजें कवर करवा दें। अगर आपसे रूपनाथ का पूछा जाए, ये बेसिकली शिलालेख है, लघु शिलालेख इनको बोला जाता है। तो रूपनाथ किस जिले में आता है? तो रूपनाथ जो आता है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एक तहसील है सिहोरा, है ना। यहाँ पर एक गांव है रूपनाथ, वहां पर आता है। इसके अलावा गुर्जरा जो है ये दतिया जिले में आता है। और आपका सारो मारो जो है ये शहडोल जिले में आता है। तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? और ये जो महाजनपद थी, ये महाजनपद थी दसार्न, काशी और वत्स। दसार्न को किससे नाम से जाना जाता है ये भी हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए यहाँ पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें दसार्न, काशी और वत्स, यहाँ से हमारा जो सही जवाब जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। क्लियर है। तो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वत्स, काशी और वत्स, काशी, दसार्न हो गया। इसके अलावा और भी है गाइस, एक चेदी है आपका। चेदी के अलावा यहाँ पर मत्स्य भी है, मत्स्य। ये जो जनपद है इन्होंने युद्ध लड़ा था और अपनी जो सेना थी इन्होंने ये पांडवों की सहायता के लिए इन्हें दी थी पांडवों को। तो याद रखिएगा थोड़ी सी डिटेल, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो ये जो सिक्का प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ था। विदिशा हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा था ये पुजुस कैटफिशेस था, याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु के बाद में विम जो कैटफिशेस था ये उत्तराधिकारी बना था, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और इसका जो सिक्का मिला था ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से मिला था। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश से संबंधित जो जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। अब जोड़ा जो है देखिए हम आपको बता दें थोड़ा सा, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको हम पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको क्या सही जवाब रहेगा क्या गलत रहेगा। धंग परमार वंश, राजा मानसिंह तोमर वंश, कोकल कलचुरी वंश और यशोवर्मन चंदेल वंश। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गलत जवाब रहेगा ये क्या रहेगा और सही क्या रहेगा ये हम आपको क्लियर कर दें। देखिए राजा मानसिंह तोमर वंश से थे, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कोकल कलचुरी वंश ये भी सही है और यशोवर्मन चंदेल वंश ये भी सही है। ये तीनों सही है क्योंकि ये इनके वंश को रिलेट कर रहे हैं, है ना, ये इसी वंश के हैं तो ये सही रहेंगे। इसके अलावा दंग जो है ये परमार वंश के नहीं है, परमार वंश के नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये फर्स्ट वाला ही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। राजा जो धंग है चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, प्रतापी या प्रसिद्ध आप प्रतापी बोल लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रतापी शासक इनको कहा जाता है, किसके? चंदेल वंश के प्रतापी शासक ये माने जाते हैं, ना कि परमार वंश के थे, याद रखिएगा। इसके अलावा राजा मानसिंह तोमर वंश के प्रतापी शासक थे, कोकल कलचुरी वंश और यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक हुआ करते थे। याद रखिएगा इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? इन्होंने जो हराया था ये तीसरे युद्ध में हराया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को तीसरे युद्ध में हराया था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अंग्रेजों के साथ मराठों ने कितने युद्ध लड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए। 4 युद्ध लड़े हैं। अंग्रेजों के साथ मराठों ने 4 युद्ध लड़े हैं। और इस प्रकार सबसे जो पहला युद्ध था इसमें पेशवे को हराया था। पहला जो युद्ध था इसमें पेशवा को हराया था। दूसरा जो युद्ध था इसमें किसने किसको हराया था? तो दूसरे युद्ध में होलकर को, किसको? होलकर को। और तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें सिंधिया को हराया था। तो वही क्वेश्चन बना है सिंधिया का। और चौथा जो युद्ध हुआ था इसमें भोसले को परास्त किया था। तो भोसले, यहाँ से हमारा ऑप्शन 4, ये चारों हमने आपको बता दिए, पेशवा, है ना, पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोसले। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस वर्ष हराया था? अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को जो हराया था ये तीसरे युद्ध में हराया था। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में, यानी अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में पेशवा को किस युद्ध में हराया था? तो पहले युद्ध में हराया था। इस तरह से क्वेश्चन बने, आप आसानी से पहचान लेंगे। अब आई थिंक आप 110% उनको सही करके भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? आगरा में अंग्रेजों की जो शरण ली थी ये सिंधिया ने ली थी। सिंधिया हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश में विद्रोह की जो आग है ये आपको पता ही है, जगह जगह पर फैल चुकी थी और जगह जगह पर आग भड़क चुकी थी। और इस समय महाराजा जो थे सिंधिया वंश के, इन्होंने भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी। ये तो आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे।
तो यहाँ से उसी से क्वेश्चन पूछा है, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1930 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। घोड़ा डोंगरी जो आता है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है घोड़ा डोंगरी, और ये आदिवासी बहुलता के चलते विशिष्ट पहचान इसको मिली हुई है, या विशिष्टता ये हासिल इसने कर रखी है आदिवासी बहुलता के चलते। तो याद रखिएगा 1930 में जंगल जो सत्याग्रह हुआ था ये यहीं पर हुआ था, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में। और यहाँ पर प्रमुख आदिवासी जो नेता थे इनका नाम क्या है? घोड़ा डोंगरी के प्रमुख आदिवासी प्रसिद्ध नेता थे गुंजन सिंह कोरकू। क्या नाम इनका? गुंजन सिंह कोरकू थे, और ये स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी इंदौर में। इंदौर हमारा डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। राजा बख्तावर सिंह ये थे और इनको फांसी दी गई थी इंदौर में। किस लिए दी गई थी ये भी आप याद रखिएगा। देखिए राजा जो बख्तावर सिंह थे इनको अपने ही सहयोगियों के विश्वासघात के कारण जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये गिरफ्तार कब किया गया था? 1857 को किया गया था, नवंबर में 1857 में लालगढ़ जो किला था उसके पास में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद में इनको फांसी कब दी गई थी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1858 में दी गई थी। डेट अगर आपसे पूछे जाए तो 10 फरवरी 1858 को इनको इंदौर में फांसी दी गई थी। ये आप फैक्ट कवर कर लीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? मालवा विद्रोह के समय इंदौर का जो कर्नल था ये ड्यूरेंट था, ड्यूरेंट। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मालवा विद्रोह की तो देखिए बात है जुलाई 1857 की। और 1857 को इंदौर में विद्रोह जो हुआ था उसको मालवा विद्रोह, जो कि इंदौर में भी फैला हुआ था, इंदौर विद्रोह के नाम से भी इसको बेसिकली जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर ये विद्रोह जो है भड़का हुआ था। और यहाँ पर कर्नल ड्यूरेंट था जिसने सैनिक जो थे यहाँ पर उनको खजाना महू भेजने का आदेश दिया था, और जिसे इंदौर की अन्य सैन्य टुकड़ियों ने मानने से इनकार कर दिया था। तो उसी टाइम पर मालवा ये विद्रोह है उसको ही बेसिकली ये कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई को 1857 में। ये स्पेशली आप नोट डाउन कीजिएगा। गाइस यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेवल के लिए थे आपके लिए सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह पर मिल जाएगी। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। हम मध्य प्रदेश का और भी जीके कवर करवा रहे हैं आपको, तो साथ ही साथ हम और भी वीडियोस आपको देने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके जो 20-25 नंबर हमने बताए हैं 20 नंबर जीके के, वो 20 में से 20 हम आपके पूरे कवर करवा के रहेंगे। क्योंकि जितना भी हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। क्लियर है। तो बस आप रिवीजन करते रहिएगा और इनको अच्छे से कवर करते रहिएगा, याद करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप अपनी स्पीड और अपना आईक्यू लेवल कर पाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है हमने, वहां से कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी और भी टेस्ट सीरीज है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स है, इनको भी डाउनलोड करके एप्लीकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं, इनका डेमो। इसके अलावा एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आप डेली चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।